हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसे बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, और उस वीडियो का पार्ट 2 है। हेडिंग है मुद्रा है क्या। मुद्रा है क्या। तो व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण हमें मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण हमें मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक मुद्रा का से जो वस्तु खरीदते हैं उसका प्रयोग करना पड़ता है। मुद्रा कहने से सामान्य सभी व्यक्ति समझने लगते हैं कि वस्तु की धातु अथवा कागज का बना वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराते हैं। यह वस्तु सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यह वस्तु सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मुद्रा के अर्थ को समझने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के उन कार्यों को देखना होगा जिसका संपादन हम विदेश में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में करते हैं। मुद्रा के विकास को देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता के आरंभिक अवस्था में वस्तु जैसे सभ्यता की आरंभिक अवस्था, इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर वो पहले की वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर ना देखे हो तो पहले की वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 मुद्रा, बचत एवं साख का पार्ट 1 इकाई 3 इकाई 3, और उसके बाद इकाई 3 का पार्ट 2 है। तो कह रहा है कि मुद्रा के विकास को देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता का प्रारंभिक अवस्था में वस्तु मुद्रा के विकास। इससे पहले कि हम लोग पढ़े थे मुद्रा का इतिहास, आज पढ़ेंगे मुद्रा है क्या। तो हम लोग मुद्रा के विकास को देखते क्रम में हमने देखा कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में वस्तु जैसे बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। विनिमय क्या है, इस पर डिटेल वीडियो बन चुका है, इससे पहले की वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना और चांदी तथा कागज के बने मुद्रा का प्रयोग होने लगे। उसके बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना, चांदी, कागज के बने मुद्रा का प्रयोग होने लगे। और आजकल तो अधिकतर भुगतान पत्र मुद्रा या तथा चेक के द्वारा होता है। आजकल अधिकतर भुगतान किसके द्वारा होता है, तो पत्र मुद्रा अथवा तथा चेक के द्वारा होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्के से समझा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु से बने सिक्कों से समझा जाता है। धातु के बने सिक्के से समझा जाता है। आगे बढ़े तो मुद्रा शब्द का प्रयोग मोहर या चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। मुद्रा शब्द का प्रयोग मोहर अथवा चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मोहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर जिस यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। और शास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषा दी गई है। कुछ परिभाषाएं संकुचित है, तो कुछ विस्तृत है और तथा कुछ परिभाषाएं अन्य बातों पर आधारित है। प्रोफेसर हॉर्टल्स बिंट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आइए देखेंगे पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फ्रेश दिखेगा।
कोलबर्न्स का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक मापक और तथा भुगतान मूल्य का मापक तथा भुगतान का क्या है, साधन है। उसके बाद है नॉप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है, वह मुद्रा कहलाती है। उसके बाद उसके एक मिनट फ्रेंड्स, सेलिंगमैन मैन का कहना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। निष्कर्ष निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्रहण एवं एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापक ऋण के ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। फिर आगे है आर्थिक विकास के वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था में तरक्की होने के क्रम में तथा वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आदान प्रदान में समस्त क्रिया पत्र मुद्रा चेक आदि आदि साख मुद्रा द्वारा हो रहा है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे एटीएम एवं सह डेबिट कार्ड या तथा क्रेडिट कार्ड कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा को क्या कहते हैं, तो एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसके द्वारा आज भी विनिमय की क्रिया हो जाने लगी है। संपादित होने लगी है। अब कंप्यूटर के इस दौर में कोर बैंकिंग का प्रचलन के कारण कुछ ही क्षणों में देश या विदेश में एक से दूसरे भागों में मुद्रा का हस्तांतरण बिना किसी कठिनाई के किया जाने लगा है। आगे तो देखेंगे मुद्रा के क्रमित विकास के तालिकाएं 3.1 के द्वारा स्पष्ट हुआ है। मुद्रा का विकास, तो सबसे पहले क्या था, वस्तु विनिमय, उसके बाद में था वस्तु मुद्रा, उसके बाद में था धात्विक मुद्रा, उसके बाद क्या हुआ सिक्का, उसके बाद में क्या हुआ पत्र मुद्रा, उसके बाद क्या हुआ साख मुद्रा। अब सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वस्तु विनिमय, इसमें वस्तु से लेन देन होता था। इसमें क्या होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, जिससे क्या कहते थे, वस्तु विनिमय कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग वस्तु विनिमय के बारे में डिटेल में पढ़े थे। फिर चलें पेज नंबर 57, मतलब दूसरा है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के संपन्न कार्य करने के लिए चुन लिया गया था। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए क्या किया गया था, चुन लिया गया था। शिकारी युग के में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई भी पशु जैसे गाय या बकरी, और किसी युग में यदि कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा उन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया।
उसके बाद पढ़ें तो धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा क्या है? तो वस्तु वस्तु मुद्रा के द्वारा विनिमय में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वस्तु मुद्रा के द्वारा विनिमय में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब धात्विक का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। अब क्या कठिनाई होने पर क्या होने लगा? अब धात्विक का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। जैसे मुद्रा जो पीतल और तांबे आदि वस्तुओं से बना होता था, पीतल जो पीतल और तांबे आदि वस्तुओं से बना होता था, उन्हें धात्विक मुद्रा कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? धात्विक मुद्रा कहते थे। फिर चौथा है सिक्का। धात्विक मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कुछ कठिनाई आने लगी। धात्विक मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाई आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किए जाने लगे। धात्विक मुद्रा में धीरे धीरे कठिनाई आने लगी और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग, किसका प्रयोग होने लगा? सिक्के के प्रयोग होने लगा। सोने चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश के सोने चांदी से बना हुआ वस्तु जो देश के सार्वभौमिक सरकार की मोहर से चलित होता है, जिसे सिक्के कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिक्के कहते हैं। सिक्के के निम्न चित्र 3.1 में दिखाया गया। यह सिक्के का चित्र है जो फ्रेश नहीं है। क्या है? फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा। और आगे बढ़े तो उसके बाद में है पत्र मुद्रा। अब क्या है? पत्र मुद्रा, पेपर मनी। सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। सिक्का मुद्रा में भी क्या थे? कुछ दोष थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। उन्हें क्या होती थी? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। एक स्थान अधिक सिक्के लेकर जानेंगे, जैसे 2 बोरा 3 बोरा सिक्के लेके जाने, तो उसके लिए 2 आदमी 4 आदमी को सिक्के लेके आने जाने के लिए रखना पड़ता था। और सिक्के की रखवाली करने पर कोई सिक्का ना छीन ले, तो उसकी रखवाली करने के लिए लोग की ज़रूरत पड़ती थी। वजन ज़्यादा होने से दिक्कत होने लगती थी, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कठिनाई होती थी। अब तब क्या हुआ? तो इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलित हुआ। तब किस मुद्रा का प्रचलित हुआ? तो पत्र मुद्रा का प्रचलित हुआ। वर्तमान समय आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 58 की तरफ। वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। वर्तमान के समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंकों के द्वारा कागज का नोट प्रचलित किया गया। देश के सरकार तथा देश के देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा कागज के नोट का प्रचलित किया गया। किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो देश की सरकार, देश के केंद्रीय बैंकों के द्वारा। उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पत्र मुद्रा कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता था, कागज का बना होता था, इसलिए कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपए के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। भारत में 1 रुपए के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपये इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देश के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए की नोट
और सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है, और 2 रुपये या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। किनके द्वारा चलाया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सिक्के? तो 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक जितने नोट हैं, सिक्के नहीं नोट, सिक्के चलाया जाता है केंद्र केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं, और 1 रुपये के नोट चलाया जाता है। बाकी 2 रुपये नोट या उससे अधिक के सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करती है। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20 रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, अब तो 1000 नहीं हो रहा है, 2000 आ रहा है, के नोट जारी करती है। भारत और अमेरिका में प्रचलित रुपये के कुछ नमूने चित्र 3.2 में दिखाए गए हैं, जो फ्रेश नहीं है। भारत और अमेरिका में प्रचलित कुछ मुद्रे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र मुद्रा हम लोग देख लिए, कागजी, जिसे पत्र मुद्रा को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। अब 1 रुपया और नोट, 1 रुपये और सभी सिक्के, 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। और 2 रुपये के नोट और उससे अधिक के सभी सिक्के किसके द्वारा चलाया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे देखेंगे साख मुद्रा। आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी प्रयोग होने लगा। आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी प्रयोग होने लगा। आधुनिक युग में चेक, हुंडी, विभिन्न प्रकार के साख पत्र का कार्य करते हैं। आधुनिक युग में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र का कार्य करते हैं। इसके साख मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साख मुद्रा कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अधिकांश रूप से साख मुद्रा का द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से किसके द्वारा होता है? तो साख मुद्रा के द्वारा ही होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक, यहाँ पर समाप्त हुआ, निकालिए आगे पेज नंबर 59। तो देश के आंतरिक व्यापार में भी मतलब देश के अंदर व्यापार में भी धातु और पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक प्रयोग होता है। साख पत्रों का अधिक प्रयोग होता है। उसके बाद चलेंगे प्लास्टिक मुद्रा। क्या? प्लास्टिक मुद्रा। तो आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है, मतलब जोर शोर से चल दिया। प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों से है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड पर प्रसिद्ध है। आजकल प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन जोरों पर है, जिसमें कौन है प्लास्टिक मुद्रा? तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद देखेंगे एटीएम सह डेबिट कार्ड। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे हैं। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप क्या है? एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। एटीएम का अर्थ यहाँ मिलेगा। एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन है। एटीएम का अर्थ स्वचालित
टेलर मशीन है। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी बड़े व्यवसायी बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। चित्र 3.3 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम केंद्र दिखाया गया है। देखिए एटीएम केंद्र, एटीएम केंद्र के बाहर लोग लाइन लगा है। उपयुक्त चित्र में एटीएम केंद्र को देखा। अब एटीएम में रुपया निकालने के लिए एटीएम डेबिट कार्ड का होना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 60 की दुनिया में। तो उपयुक्त चित्र 3.4 उपयुक्त चित्र 3.4 एटीएम कार्ड है। थोड़ा फ्रेश नहीं है लेकिन एटीएम कार्ड है। यही है आपका एटीएम कार्ड। लगभग सब आदमी तो देखे ही होंगे। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश नहीं है। तो एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद क्या होता है? एक गुप्त पिन नंबर होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपये निकालना जा सकता है। एटीएम कार्ड को मशीन में डालने के बाद रुपये निकाला जा सकता है। किसकी सहायता से? गुप्त पिन के सहायता से एटीएम मशीन में रुपये कैसे निकाला जाता है, जो इनके निम्न चित्र 3.5 में दिखाया गया है। यहाँ एटीएम है। लगभग हर किसी को तो एटीएम से पैसा निकालने आता ही होगा। चलिए पेज नंबर चलते हैं 61 की दुनिया में। अब आगे एटीएम के बाद क्या आ गया? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का वह रूप है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में मास्टर कार्ड, अमेरिका एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। मास्टर कार्ड, अमेरिका एक्सप्रेस आदि प्रचलित है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहकों को वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंकिंग उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि को अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। निर्धारित वस्तु के अंदर निर्धारित राशि के अंदर एक निर्धारित राशि तय कर देती है, जिसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा वस्तुएं और सेवाओं को खरीद सकता है। 3.6 में क्रेडिट कार्ड को दिखाया गया है। यह होगा आपका क्रेडिट कार्ड। फोन पे, पेटीएम, एटीएम, बहुत चीज उसके बाद प्रचलित हो गया। चलिए उसके बाद में है मुद्रा का आर्थिक महत्व। उसके बाद क्या है? मुद्रा का आर्थिक महत्व है। मुद्रा का आर्थिक महत्व थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है। मुद्रा का आर्थिक महत्व। तो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा काफी प्रचलित है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा काफी प्रचलित है। यह मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए, यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती। यदि मुद्रा नहीं होती तो विश्व के सभी देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी नहीं होती। चाहे पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा के आर्थिक विकास के मार्ग से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो और अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा के आर्थिक विकास के मार्ग से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रांस्कॉट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य ही है। आज के आर्थिक जगत आज के आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी आज का मेमोरी फुल हो जाने की वजह से बड़ी वीडियो नहीं बन पा रही। हाँ, तो कहाँ थे? आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके 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 चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर करता है। सही है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है? चक्कर काटता है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा कि ज्ञान की प्रत्येक शाख की अपनी अपनी मूल खोज होती है। ज्ञान की प्रत्येक शाख की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन और राजनीतिक शास्त्र में वोट, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक व्यवसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है। अब देखिए क्या है, उनके ज्ञान के प्रत्येक शाखा में अपनी मूल खोज करती है। यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन और अर्थशास्त्र में वोट का जितना महत्व है उतना ही महत्व मुद्रा का भी हमारे दैनिक जीवन में है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक व्यवसायिक जीवन में भी मुद्रा का सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है, जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जिस पर क्या है कि संपूर्ण व्यवस्था आधारित है। किस पर आधारित है? तो मुद्रा पर आधारित है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अंग्रेजी को गोली मारी, हिंदी में आई। इसे हिंदी में निम्न तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो इसे हिंदी में निम्न तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। मुद्रा सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला। मुद्रा सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा। सूर्य प्रकाश से अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा। स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित है। मुद्रा किसके द्वारा प्रभावित है? मुद्रा के द्वारा प्रभावित है। और प्रोफेसर पिंगू का यह कहना सही लगता है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्तु धारण किए हुए हैं। आधुनिक युग में मुद्रा
उद्योग रूपी आधुनिक आधुनिक विश्व में मुद्रा आधुनिक युग में मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। और इसके बाद जो डिटेल है क्या है, तो मुद्रा से लाभ, मुद्रा से लाभ, क्या क्या लाभ है, तो मुद्रा हमारे हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज में को लाभ पहुंचता है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचता है और साथ के सभी शाखाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ। मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत क्या हुआ, लाभ हुआ। फिर आगे बढ़े पेज नंबर 63 की तरफ। मुद्रा से आविष्कार में उपभोक्ताओं को क्या हुआ, बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़े थे जिसमें यह सुविधा नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सुविधा नहीं थी। मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। मुद्रा उपभोक्ताओं की मांग का आधार है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। जिस वस्तु के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। मुद्रा के अभाव मांग की मात्रा को घटा देता है। और जिसके पास मुद्रा ही नहीं रहेगा, रुपया पैसा भी नहीं रहेगा, तो वह अधिक वस्तु कैसे मांग सकता है। क्योंकि अधिक वस्तुओं के लिए क्या जरूरत है, मुद्रा जरूरत है। अधिक, वो भी बहुत अधिक। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मुद्रा के से लाभ, और इस ऑप्शन को डिटेल में यहाँ पढ़ा जाएगा। जैसे एक में दिया हुआ है मुद्रा के लाभ, मुद्रा के उपभोक्ता को लाभ, तो इसको डिटेल में पढ़े थे। उसी तरह दो में है मुद्रा से उत्पादन को लाभ। उसके बाद तीसरा है मुद्रा से साख, और चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निराकरण, और पांचवा है मुद्रा और पूंजी का तरलता, और छठा है मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता, और सातवां है मुद्रा और पूंजी निर्माण, आठवां है मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग, और नौवां है मुद्रा और आर्थिक प्रगति, और 10वां है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा और सामाजिक कल्याण, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। दो में है मुद्रा से उत्पादन को लाभ, उत्पादक को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, उसके बारे में पढ़ा जाए। चलिए, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ। उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ, तो मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन की साधनों की आवश्यकता मात्र जुटाने, कच्चे माल को खरीदने और संचित रखने तथा समय समय पर पूंजी को उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। समय समय पर पूंजी को उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उत्पादन लागत निम्न कितनी होगी, उत्पादन लागत कितनी होगी, वो संभवतः मूल्य क्या होगा, लाभ की मात्रा क्या होगी, बिना मुद्रा के ये सभी गणना असंभव था। बिना मुद्रा के ये सभी गणना असंभव था। मतलब क्या, तो उत्पादन लागत कितना रुपया लगेगा, संभावित मूल्य क्या होगा, और लाभ की मात्रा क्या होगी, ये बिना मुद्रा के सभी सारी गणनाएं क्या था, असंभव था। उसके बाद 3 में था मुद्रा से और साख, मुद्रा और साख, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा किस पर आधारित है, साख पर आधारित है। बैंक लोगों को छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर देती है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचत को क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है।
और तथा उद्योग को वह मुद्रा उधार दे देती है, तथा उद्योगों को वह मुद्रा उधार दे देती है। इस तरह मुद्रा साख का ही आधार है। मुद्रा क्या है? साख का ही आधार है। और चौथा ऑप्शन था वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निवारण। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निवारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निवारण, अब मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाई दूर हो गई। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाई दूर हो गई। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया। मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया। उसके बाद पांचवा है मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की तरलता, तो देखेंगे मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की। मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरतों को चीज़ों को खरीद सकता है। जिस वस्तु के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकताओं को की संतुष्ट कर सकता है। वो अपनी आवश्यकताओं के संतुष्ट कर सकता है। जिसके पास मुद्रा है, रुपया पैसा है और उसको मोबाइल खरीदने का शौक हो गया, मन कर दिया, तो अपनी आवश्यकता हो गया तो जाएगा फर्दर और मोबाइल खरीद के तुरंत चलाएगा। तो उससे क्या हुआ? उसकी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर मिला, उससे आवश्यकता भी पूर्ण हो गई। और उसके बाद छठा में चलेंगे तो मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई। अब पूंजी को ना केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में भी हस्तांतरण संभव हो सकता है। अब देखिए, पूंजी को एक ही देश के अंदर नहीं भेजा सकता है। एक देश से दूसरे देश में भी भेजा सकते हैं, मतलब विदेश में भेजा सकते हैं, कहीं भी भेजा सकते हैं। बैंकों के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता को काफ़ी वृद्धि की। पूंजी की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि की, जिसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, संभव हो सका। जिसके चलते वाणिज्य व्यापार का क्या हुआ? विकास संभव हो सका। उसके बाद साथ में मुद्रा और पूंजी निर्माण। क्या है? मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा तरल संपत्ति है। मुद्रा क्या है? तरल संपत्ति है। इससे बैंकों में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे बैंकों में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। और क्या? ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी उद्योग धंधे में पूंजी निवेश करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। किसी उद्योग धंधे में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का एक अच्छा साधन है। मुद्रा पूंजी निर्माण का क्या है? एक अच्छा साधन है। फिर 8वां नंबर देखें, ऑप्शन नंबर 8, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा के होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकता है। मुद्रा के होने से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकता है। और 9 नंबर है मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है।
उसके बाद ऑप्शन नंबर 10 की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर 10, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा किसी देश की मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के उपयुक्त लाभों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है मुद्रा द्वारा उपयुक्त लाभों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है। आर्थिक जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है। यह मजदूर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, किसान, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा समाज शास्त्रों से लेकर साधु तक की आवश्यकता को पूरा करने में सबसे उत्तम साधन, यानी कि पृथ्वी पर जो भी इंसान है उनकी सभी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मुद्रा के सबसे उत्तम क्या है, साधन है। मुद्रा ने आर्थिक जीवन में बहुत सेवा प्रदान की है। मुद्रा ने आर्थिक जीवन में बहुत क्या की है, सेवा प्रदान की है। इसलिए यह कहना उचित लगता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है। लगता है कि मुद्रा एक क्या है, अच्छा सेवक है। मनी इज गुड सर्वेंट। मनी इज गुड सर्वेंट। मेरा नाम वाला नहीं, रुपया वाला मनी। मेरा भी नाम मनी सर, यानी पूरा नाम मनोभूषण गिरी है। पेज नंबर 65। उसके बाद है बचत क्या है। बचत क्या है? समाज की कुल आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। समाज की कुल आय को वस्तु और सेवाओं पर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हम छानविक या तत्काल उपभोग कहते हैं, जिन्हें उन्हें चालू वस्तुएं कहा जाता है। और दूसरा है कुछ ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। इस तरह समाज के कुछ आय को उन्हीं दो तरह के वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। इस तरह समाज की कुल इनकम को दो तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। कुछ आय को वह भाग जो चालू वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। कुछ आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। उपभोग कहते हैं। तो उपभोग किसे कहते हैं, चालू वस्तुओं को खर्च किया जाता है। जो आय को चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। और कुछ आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। बचत क्या है, हेडिंग था बचत क्या है। तो बचत कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। स्पष्ट है कि आय, इनकम तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। इन्हें निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। बचत बराबर हो जाएगा
आय माइनस उपभोग। बचत का फॉर्मूला हो जाएगा, बचत का सूत्र हो जाएगा आय माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग। अब देखिए बचत दो प्रकार का होता है। बचत कितने प्रकार का होता है? तो बचत दो प्रकार का होता है। एक में हो गया नगद बचत तथा सेविंग इन कैश। एक में हो गया नगद बचत, सेविंग इन कैश, और दूसरा हो जाएगा वस्तु संचय। वस्तु संचय कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है, कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जा सकता। कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। इसे संचय या नगद बचत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संचय या नगद बचत कहते हैं। जबकि वस्तु संचय को विनियोग कहा जाता है। जबकि वस्तु संचय को क्या कहा जाता है? विनियोग कहा जाता है। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जा सकती, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र के स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। इसे सूत्र द्वारा निम्न तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। एस बराबर आई अर्थात बचत बराबर विनियोग। एस बराबर आई अर्थात आई मतलब क्या होगा? आई अर्थात बचत बराबर विनियोग। उसके बाद है साख क्या है? तो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास क्या है? जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतना ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के उधार देती है। इसी विश्वास के आधार पर व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को क्या उधार देती है, इसी विश्वास के आधार पर। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। प्रोफेसर जीड के द्वारा साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने का पूरा हो जाता है। अब साख में दो पक्ष होते हैं। एक में होता है ऋणकर्ता और एक में होता है ऋणदाता। एक में होता है ऋणदाता और दूसरा होता है जो ऋण लेता है। ऋणदाता ऋण को कुछ वस्तुएं धन उधार देता है जिसका तत्कालीन भुगतान उसे प्राप्त नहीं होता है। यह काम विश्वास के आधार पर होता है। रुपये की
रुपये की जो राशि उधार ली जाती है, रुपये की जो राशि उधार ली जाती है उसका भुगतान कुछ समय के बाद कर दिया जाता है। रुपये की जो राशि ली जाती है उसका भुगतान कुछ समय के बाद कर दिया जाता है। जो वस्तुएं और सेवाओं के उधार ली जाती है, जो वस्तुएं और सेवाएं उधार ली जाती है उसका भी भुगतान उसी प्रकार होता है। साख के आधार ऋणी या विश्वास एवं भरोसा है। साख का आधार ऋणी पर विश्वास एवं भरोसा है, अतः विश्वास और भरोसे के आधार लेन देन नहीं किया हो पाएगा। अतः बिना विश्वास के और भरोसे के आधार लेन देन नहीं हो पाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी दी गए समय में ऋणी सेवाएं और वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त होता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा बाजार सहित लौटाने का वादा करता है। उतना ही मुद्रा बाजार सहित लौटाने का वादा करता है। उसके बाद है साख का आधार। साख क्या था हो गया। उसके बाद साख में कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं। उसके बाद में है साख के आधार। साख के मुख्य आधार निम्न है। साख के मुख्य आधार निम्न है। एक में है विश्वास। साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने के सभी तैयारी करता है। उधार देने के तभी तैयारी करता है, सभी नहीं, तभी तैयारी होता है, तैयार होता है या तैयारी करता है जब उसे विश्वास होता है। जब उसे क्या होता है, विश्वास होता है कि वह ऋणी उस समय का रुपया लौटा देगा, उस समय का रुपया लौटा देगा। उसके बाद है दूसरा चरित्र। उसके बाद क्या है, दूसरा चरित्र। ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। ऋणी का चरित्र भी उसके साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान और ईमानदार है, यदि ऋणी चरित्रवान और ईमानदार है तो उन्हें ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती। और दूसरी ओर चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है। चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है। उन्हें कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। उन्हें कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद है तीसरा, चुकाने की क्षमता। तीसरा क्या है, चुकाने की क्षमता। व्यक्तियों की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता उसकी साख को प्रभावित करता है। ऋणदाता किसी व्यक्तियों के उधार तब देता है जब उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसके बाद चौथा है पूंजी एवं संपत्ति। ऋणदाता पूंजी और संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देता है। ऋणदाता पूंजी और संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतनी ही अधिक ऋण मिलता है। और पांचवा है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकाल ऋण देने से घबराते हैं, मतलब लंबी समय तक ऋण देने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें संदेह हो रहता है कि दीर्घकाल में ऋणी का क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए। इसलिए ऋणदाता को अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। इसी तरह साख के उपयुक्त आधार हैं और आवश्यक तत्व हैं। साख के प्रमुख आधार से हम अंग्रेजी में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में साख पत्र।
साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख एवं ऋण के आदान प्रदान होता है। ये वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के विनिमय के माध्यम से कार्य करता है। साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करता है। साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करता है, लेकिन मुद्रा मुद्रा और साख पत्रों का एक प्रमुख अंतर यह है कि यह मुद्रा कानूनी गृह होता है, जबकि साख पत्रों में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहता है। अतः साख पत्रों को लेन देन में कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे में साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है चेक, उसके बाद दो में होता है विनिमय बिल और तीसरा होता है बैंक ड्राफ्ट और चौथा होता है हिंडी और पांचवा होता है प्रतिज्ञा पत्र और छठा होता है यात्री चेक और सातवां होता है पुस्तिकीय साख तथा आठवां होता है साख प्रमाण पत्र। इनमें से कुछ कुछ प्रमुख साख के बारे में जान लेना आवश्यकता है। इनमें से कुछ प्रमुख साख के बारे में जान लेना आवश्यकता है। जैसे एक में है चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित